हाँ भाई, राम राम। करें शुरू? करें। कल ए, मैं किसी को सुबह 2 को तो एग्जाम्पल सेट किया था, आप में से किसी और का हो सकता है। 1 घंटे तक माफी मांग रहा था फिर वो। मतलब यार समझ में नहीं आती, क्या टीचर बनने के कुछ गुण हैं भी या बिल्कुल ही खत्म है? ये हुआ क्यों करते हो? नीचे से 2 को बुलाओ, 1 2 का कार्ड रिजेक्ट कराओ, अपने आप सेट हो जाएंगे। अब देखो, पढ़ने आए हो यार, आराम से तसल्ली से पढ़ाई करो बस। बैठो भी, जल्दी बैठो ना। आओ जल्दी आओ। अब देखिए धारा 8, धारा 8 की बात करें और एक साथ इसके पढ़ेंगे धारा 9। तो अगर अब ध्यान से देखेंगे आप, 8 में केंद्र सरकार के, किसके दोस्तों? केंद्र सरकार के अच्छा, इसको कैमरे को फोकस करो मेरे पर, ऊपर कर, अब की बार करके दिखाओ। इस कैमरे को यहां जूम कर दो। केंद्र सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। अधिकार एवं किसका है? दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है, तो धारा 8 में तो जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनका उल्लेख है। ठीक है, अब अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, केंद्र सरकार के अधिकारी के अधिकार और दायित्व, और धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार के, किसके दोस्तों? राज्य सरकार के अधिकार, जो अधिकारी होते हैं उनके अधिकार और उनके दायित्व। क्लियर है? ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से दायित्व निभाने हैं उस अधिकारी वर्ग को, जो कि इस आरटी एक्ट को क्या करेगा? लागू करेगा। ये चीज देखनी है। तो एक तो जहां तक संभव हो कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को क्या करेंगे दोस्तों? वो सुनिश्चित करेंगे। क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे। भाई जहां तक संभव हो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को क्या मिले? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो, इस बात की सुनिश्चितता वो करेंगे। कौन से? चाहे केंद्र सरकार का अधिकारी हो चाहे राज्य सरकार का अधिकारी हो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। दूसरी है 100% नामांकन दर्ज करवाएंगे, और सिर्फ नामांकन ही नहीं, कोशिश करेंगे कि 100% क्या हो? 100% उपस्थिति भी हो। हालांकि ये चीज अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए अधिकतम से अधिकतम क्या हो? उपस्थिति हो। ये अधिकारियों का दायित्व है। ठीक है,
उसके साथ साथ बालिका शिक्षा को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। फिर एक है जितने भी निर्धन वर्ग है या बाकी के असुविधाग्रस्त बालक हैं उनके अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा की जाए, अधिकारों की रक्षा की जाए। समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया हो, समय पर क्या हो दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया हो। और जो विद्यालय योजना है, क्या है, विद्यालय योजना है, उसकी क्रियान्विति समय पर हो ताकि बच्चे के शैक्षिक उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे दूसरी बात, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या करना, विद्यालय स्तर तक पहुंचाना और उनकी क्रियान्विति करना। ये सारे दायित्व किसके हैं, आपके केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जितने भी प्राधिकारी वर्ग हैं उनके ये दायित्व शामिल किए जाते हैं। इन दायित्वों का निर्वाह केंद्र सरकार के अधिकारी वर्ग को भी करना है और इन्हीं दायित्वों का निर्वाह राज्य सरकार के अधिकारियों को भी करना है। तो धारा 8 हो गई और धारा क्या हो गई, 9। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 10 की, और धारा 10 की अगर बात करें, पीछे क्या दिक्कत होगी उसको, धारा 10 इसमें माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के अधिकार के क्या दोस्तों, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। अगर माता पिता अपने इस दायित्व को निभाए ही नहीं कि वो बच्चे को स्कूल तक भेजे ही नहीं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उस बच्चे को शिक्षा दे सकेंगे? इसका मतलब माता पिता को अपने मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में कर्तव्य जोड़ा गया है कि भारतीय अभिभावक अपने शिक्षा देने के मूल कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, इसकी पालना की जाएगी। किसके अनुसार, धारा 10 के अनुसार, कि माता पिता अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेजे तो सही, बच्चे के शारीरिक पोषण का और बच्चे के मानसिक पोषण का ध्यान रखें ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। और शारीरिक और मानसिक रूप से ये बीच में वाइट शर्ट, बेटा तसल्ली से बैठना, भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया तो बैठने के लिए कुछ दिया है, उपयोग करो उसका। हाँ, तो धारा 10 माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक पृष्ठपोषण का ध्यान रखा जाए। एक स्वस्थ बालक होगा तो अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर पाएगा। ये है धारा 10। ठीक है, उसके बाद बेटा ये धारा 14 की बात करेंगे ना, और जब आगे वाली धाराओं में है ये आ जाएगा सवाल, है ना। आप एक बार ये सवाल मत पूछो, आपके जितने भी सवाल होंगे अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई सवाल आप बनाओगे नहीं जो कवर नहीं होगा। और ज़बरदस्ती जिद से ही बना लो वो एक अलग बात है, ठड्डे से ठीक है ना, बाकी सवाल नहीं बनते। ज़बरदस्ती को बना लेते हो, हाँ ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, हाँ। उसके बाद धारा क्या है, 11, धारा 11। देखो इसमें आयु वर्ग, देखो 6 से 14 वर्ष तो क्या चला गया, मूल अधिकार में, बचा कि नहीं बचा, 6 से 14 वर्ष कहाँ चला गया, मूल अधिकार में। तो अब जो अनुच्छेद 45 था, ठीक है, और भाग क्या था 4, उसमें कितना वर्ष, 1 से 6 वर्ष की आयु बच गई। तो धारा 11 में 1 से 6 वर्ष जो आयु वर्ग है उसके बच्चे का पालन पोषण दिया गया है। क्या दिया गया है, पालन पोषण दिया गया है। इसका मतलब इसमें आंगनवाड़ी की शिक्षा को शामिल किया गया है। किसको किया गया है,
आंगनबाड़ी की शिक्षा को शामिल किया गया है कि छोटे बच्चे जो होंगे उनकी भी भरण पोषण किया जाएगा, इसीलिए आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाती है। वर्तमान में आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों को किसी पीओ क्षेत्र के किसी स्कूल के साथ जोड़कर एडजस्ट करके उनके साथ में संयोजित रूप से चलाया जा रहा है। अलग से भी बिल्डिंग हो सकती है, 2 कमरे मिल जाते हैं, और या फिर किसी भी स्कूल के साथ भी आंगनबाड़ी को चलाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सी होगी? धारा 11। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा मैक्सिमम सवाल बनते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारा 12, और धारा 12 ये कहती है कि निर्धन वर्ग के बालक, कौन से बालक? तो पहले तो इसमें क्या था? आरक्षित वर्ग था, SC ST और OBC। फिर इसमें संशोधन हुआ 2012 संशोधन अधिनियम में, फिर इसमें निर्धन वर्ग ही शब्द रखा गया कि जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को निजी स्कूल अपनी कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% सीटों पर आरक्षण देंगे। इसको तरीके से समझना, इस पे अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, ओके। निर्धन वर्ग, देखिए यार समझो इस बात को, वो जा रहा है, आपका काम पढ़ना है, मैं एक लिमिट तक बर्दाश्त करूंगा, पढ़ाते समय नहीं, हंसी मजाक का समय आएगा उस वक्त कर लेना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। ये मजाक बहुत महंगे पड़ते हैं आगे चल कर ज़िंदगी में। तुमने जितना नमक खाया है ना, आटा खाया, उतना नमक खा चुका हूँ मैं लाइफ का। और अच्छे अच्छे घरों के बढ़िया बड़े पढ़ने लिखने वाले लड़कों को मैंने रोते हुए देखा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समय पर चेते नहीं, लाइफ को मजाक बना लिया, छिछोरी हरकतें करने लग गए, बचा कुछ है नहीं। टीचिंग के अंदर जो मजाक होता है ना, वो तो लगता है अच्छा, ठीक है, उसको हास्य विनोद कहते हैं। और जो ये होता है ना, ये फालतू की हरकत है, इसको छिछोरापन कहते हैं। अब एक टीचर का डेकोरम के, तुम्हारे दिमाग में टीचर की कल्पना ही नहीं है कि क्लास में टीचर होता है, तुम सिर्फ उस चीज़ के लिए आते हो कि मतलब दांत निकाल लिए फालतू में। वहाँ से आपको थोड़ा ठीक ठाक समझा बुझा के यहाँ शिफ्ट किया था, है ना, तुम तो वापस उसी रोल में आने लग गए। मैं बीच में 4 बंदे बैठा दूंगा उसमें, और बाहर उठा के बाहर आपको बाहर कर देंगे, कार्ड आपका ले लेंगे, और फिर पीछे पीछे घूमते रहोगे। फिर जब तक टीचर कंसिडर नहीं करेगा आपको, तब तक वो बैठेगा नहीं। रही बात तुम कितने बड़े तुर्रम खा हो, वो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे से तो ठीक ठाक हम भी वहीं रहते हैं। तो बेटा इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, और थोड़ा सा अपनी लाइफ को सीरियस लेना सीखो, ये ज़्यादा अच्छा है। जब पढ़ रहे हैं ना तब मत करो, मैं खुद मौके दे देता हूँ हंसने के, उस समय हंस लेना, तब अच्छा भी लगता है। ऐसे यूं ही शुरू हो जाना वो तो ठीक नहीं है। सुबह एक लड़के ने हद कर दी थी, अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा, उसको ये लोग ही उठा ले गए, बाहर ले गए, आराम से उसका कार्ड दिया और बोले अब 7 दिन बाद आना। नुकसान तुम्हारा होगा। तो उस लेवल पर क्यों जा रहे हो? आराम से पढ़ाई करो ना। जब चीज़ें अच्छी से हो रही हैं उसको अच्छे तरीके से रखो। और 2-4 लोग होते हैं वो हूँ कर देते हैं, वो फिर 2-4 और उसके साथ हो जाते हैं, पूरी क्लास को फालतू में टाइम खराब होता है, टाइम भी खराब होता है, और नंबर 2 बार सबको सुनना पड़ता है, जो कि चीज़ें ज़रूरी नहीं वो चीज़ें भी सुननी पड़ती हैं। और मेरा तो ये कतई लेवल नहीं है कि मैं बेवकूफ़ी में मेरी एनर्जी को लॉस करूँ, मेरे पास बहुत काम है, ये ज़रूरी नहीं है। तुम अगर इस तरीके से करोगे तो मैं ऐसे समेट जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार पता नहीं क्या कब पूरा हुआ। और तुम अगर कोऑपरेट करोगे तो ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत अच्छे से मैं इस पार्ट को निकालूंगा। अब तय तुम पर है। हंसी मजाक का मौका होता तब करो ना, तब अच्छा लगता है, हर समय करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। फिर क्या है? धारा 12। धारा 12 निजी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्या है दोस्तों? प्राइवेट स्कूल हैं, उनको आदेशित करती है। क्या करती है?
आदेशित करती है कि वे अपनी कक्षा प्रथम का, किसका बेटा, कक्षा प्रथम का कुल छात्र संख्या का, कक्षा प्रथम का कुल छात्र संख्या का 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु, अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं रची है, किसके लिए, निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आरक्षण प्रदान करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आरक्षण की शर्तें क्या होंगी कि कैसे आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूं, एक सिस्टम बैठाएंगे, उसके अनुसार समझेंगे कि कक्षा प्रथम से लेकर 8वीं तक कैसे चलेगा। मान लीजिए 2017 में, ठीक है, कक्षा प्रथम है और उस कक्षा प्रथम में कितने बच्चे हैं दोस्तों, 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 100, ठीक है। इन 100 बच्चों में से 25% का मतलब है दोस्तों 25 बच्चे, इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद सत्र 2018 शुरू होता है, ठीक है। तो जो ध्यान से समझना, जो कक्षा प्रथम थी वो अब कक्षा क्या हो जाएगी, द्वितीय। क्लियर। तो यहां पर पहली तो हम लिखेंगे कक्षा प्रथम, और अब इसका पार्ट क्या हो जाएगा, कक्षा द्वितीय। क्या हो जाएगा, द्वितीय। क्लियर है। जो 2017 में पहली थी वो अब क्या हो जाएगी, 2018 में पहली दूसरी क्लास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब यहां 2018 में भी पहली क्लास का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उस पहली क्लास के निर्माण में, ठीक है, मान लीजिए कितने बच्चे हैं दोस्तों, 80 बच्चे हैं। कितने हैं, 80। तो इनका 25% कितना हो जाएगा, 20। तो दूसरे साल पहली कक्षा के बच्चों को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया, प्रतिशत तो 25 ही होगा, लेकिन कितने बच्चों को आरक्षण होगा, 20 को। क्लियर है। अब मैं जो शर्त समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि जो कक्षा 2 थी, जिसमें कक्षा 1 में जब वो 2017 में थी उसमें बच्चे थे 100, और यहां पर 2018 के अंदर इस कक्षा 2 में बच्चे बच गए 80, 20 बच्चे बाहर चले गए, स्कूल छोड़ दिया। अब मेरा सवाल यह है कि कितने बच्चों को आरक्षण मिलेगा, कितनों को मिलेगा, 25% या 25 बच्चों को, 25% पे हाथ खड़े करो। आप बेटा गलत हो, ठीक है। एक बार जब आरक्षण दे दिया ना 25 बच्चों को, तो इन 25 बच्चों को ही क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, चाहे यहां पर छात्र संख्या कम हो चाहे छात्र संख्या ज्यादा। अगर बच्चे 180 के बजाय कितने हो जाते, 120, तो एक बार तो मैंने क्या किया, कम किया, और एक बार मैंने क्या बढ़ाया, तो बढ़ने पर भी छात्र संख्या नहीं बढ़ती आरक्षित वर्ग की, और घटने पर भी नहीं, क्योंकि इस बच्चे को जो कक्षा 1 से आरक्षण दिया ना, वो 2025 तक कक्षा 8 तक क्या मिलेगा, उसको आरक्षण मिलेगा। अब समझ में आई बात। तो आरक्षण कौन सी कक्षा से दे है, मध्य की कक्षाओं में आरक्षण की शर्तों में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। यहां तक समझ में आ रही बात कि प्रथम कक्षा में जब आरक्षण दे दिया गया, अब जितने बच्चों को आरक्षण, भाई मेरे से पूछ लो, बुजुर्ग कोई समस्या है तो मेरे से पूछ लो, कोई डाउट है, कोई पूछ लो, आराम से तसल्ली से पूछो, बोलो, कोई डाउट है क्या, फिर ध्यान दो ना। देखो कक्षा 1 में कितने बच्चे, 100 बच्चों में से आरक्षण 25%, कितने बच्चे हो गए, 25। दूसरी साल पहली क्लास आई, पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, 80, तो कितने बच्चों को आरक्षण दोगे, 20 को।
25% तो 25 ही है, लेकिन आरक्षण कितना को? 20 को। अब हुआ ये कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कक्षा प्रथम थी जिसमें 100 बच्चे थे, उनमें घटकर कितने बच्चे हो गए? 80। लेकिन आरक्षण तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पहली साल एक बार दे दिया गया। तो आरक्षण कहां रहेगा बेटा? 25 को रहेगा या 20 को? 25 को। प्रतिशत नहीं, संख्या, क्योंकि ऊपर कितने बच्चों को दिया है? 25। यहां तक क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल और देखो, यहां देखिए 2019 में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 2019 में क्या आएगी? कक्षा प्रथम आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? कक्षा प्रथम में मान लीजिए 120 बच्चे, तो कितने बच्चों को आरक्षण दें? 30 को देंगे कि नहीं देंगे? यहां तक ठीक है? उसके बाद ये जो कक्षा प्रथम थी 2018 में, ये कौन सी हो जाएगी बताओ? कक्षा द्वितीय। और जो 2017 वाली थी वो क्या हो जाएगी? कक्षा तृतीय। ये लीजिए, तो कक्षा 2 में कितने बच्चे थे? 80। मान लीजिए यहां पर बच्चों की संख्या हो गई दूसरी क्लास में 100, 20 बच्चे बढ़ गए, लेकिन बढ़े हुई छात्र संख्या के अनुपात में अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20 को। और मान लीजिए इसमें दूसरी कक्षा थी, उसमें कितने बच्चे थे? 80। और अब मान लीजिए इसकी संख्या कितनी होगी? 40 बच्चे बढ़ गए। 40 बच्चे क्या हो गए? बढ़ गए। लेकिन फिर भी आरक्षण कितनों को दिया जाएगा? 25 बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे हम शर्तें निकाल लेंगे। यहां पर कितने को दे दिया? 25 को। ठीक है? ऊपर 25 पहले दिया था ना, तो कक्षा 3 आ गई, तो 120 होने दो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन क्या रहेगा? आरक्षण जो पहली क्लास में दिया है ना, उन्हीं छात्र संख्या पर होगा। अब सवाल ये होना चाहिए कि साहब अगर जिन बच्चों को आरक्षण मिला है वो छोड़ के चले जाएं तो क्या हो? ठीक है? ये दिमाग में चल रहा था कि भाई जो बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, अगर वो छोड़ के चले जाए तो उनके स्थान पर भी नए बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चा छोड़ के चला गया है उसको भविष्य में किसी दूसरे स्कूल में भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसका कारण है क्या? कह रहे हो बेटा? हाँ, ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। सरकारी स्कूल में तो आरक्षण 100% है, उसमें तो कभी आओ और कभी जाओ। बात यहाँ किसकी चल रही है? प्राइवेट में ड्रॉप आउट का सिस्टम नहीं है। ठीक है? अगर बच्चे ने एक बार आरक्षण के प्रावधानों को तोड़ दिया, मान लीजिए उसने कक्षा 2 से आरक्षण लेके और फिर छोड़ दिया, तो उस स्कूल में 6 साल तक ले वो सीट जाएगी खाली। दूसरी बात, अब वो दूसरी स्कूल में भी आरक्षण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दूसरी स्कूल ने ऑलरेडी 25% बच्चों को क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है। अब समझ में आएगी बात? तो अब शर्तें क्या निकली? तो पहला तो मैं ये कह दूं कि आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर होगा। यस और नो? ठीक है? देखो इधर स्कूल की छात्र संख्या घट और बढ़ रही है कि नहीं है? इस लाइन में पहले 100, 80, फिर 100 की जगह क्या हो गए? 80, फिर क्या हो गए? 120, और 80 की जगह क्या हो गए? 100। ठीक है? और आगे चलेंगे तो स्कूल की छात्र संख्या तो कम भी हो सकती है और स्कूल की छात्र संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्या आरक्षित सीटों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। शर्त समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे अपन? कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी शर्त यह होगी, आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कुल छात्र संख्या तो क्या हो रही है? घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो हर साल आरक्षण की शर्तें थोड़ी बदलेंगे। जब एक बार दे दिया ना 2017, तो ये आरक्षण कहां तक चलेगा? 2025 तक चलेगा। ठीक है? और कक्षा 8 आ जाएगा तो 8वीं कक्षा तक उन 25 बच्चों को तो आरक्षण मिलेगा। इसमें छात्र संख्या कम हो या छात्र संख्या बढ़े।
यहां तक समझ में आएगी बात। तो पहली शर्त तो यह है कि आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या से दिया जाएगा। आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर दे नहीं होगा। ठीक है, एक बार आरक्षण की शर्तें तोड़ देने पर बालक को पुनः आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण कक्षा 1 से 8 के लिए होगा, हाँ या ना? आरक्षण प्रारंभिक शिक्षा में लागू होगा। कितनी शर्तें होगी? 5। पहली क्या शर्त है बताओ? आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर दे होगा। यस। आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर दे नहीं होगा। एक बार आरक्षण की शर्तें तोड़ देने पर आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। फिर अगर वो क्या कहते हैं, 3 हो गई ना। फिर क्या था कि अगर बालक विद्यालय में 1 से पढ़ेगा तो उसको आरक्षण कहां तक मिलेगा? कक्षा 8 तक मिलेगा। तो आरक्षण कक्षा 1 से 8 तक के लिए मिलेगा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए मिलेगा। और आरक्षण 8 वर्ष के लिए मिलता है। किससे मिलेगा? 8 वर्ष के लिए मिलता है। अब वो जो सवाल था अभी पूछा था कि सर मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 14 साल है, ठीक है, तो भाई साहब 14 साल होगी, अब वो अपने घर जाए, व्यवहारिक तरीका ये। 13 साल अगर उम्र है, ठीक है, तो उसको कक्षा 8 में क्या दे दिया जाएगा? प्रवेश दे दिया जाएगा। विकलांग अगर बालक है, क्या है? विकलांग बालक है, तो उसको प्रवेश देकर 18 वर्ष तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। ये आपका सवाल था, ठीक है। धारा 2 की उपधारा 12 विहित। विहित शब्द का मतलब है कि जैसे मैं कहूं कि 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, इसे लागू माना जाएगा। एक ऐसे समझो कि 26 अगस्त 2009 को अधिनियम पर राष्ट्रपति के क्या हुए? हस्ताक्षर हुए, ठीक है। फिर मैं कहूं कि इसे 27 अगस्त 2009 से पूरे देश में प्रभावी, अब लाइन है, माना जाएगा। क्या किया जाएगा? माना जाएगा। इसका मतलब इसे आरटी एक्ट 2009 को 27 अगस्त 2009 से विहित किया गया है। क्या किया गया है? विहित किया गया है, प्रभावी माना जाएगा। मतलब विहित शब्द का मतलब है कि उस चीज को इस अर्थ में लिया जाएगा या के रूप में माना जाएगा। शब्द है, इसमें कोई अलग वो अर्थ नहीं है। कल भी बताया था कि हम किसी चीज को क्या करेंगे भाई, इस तारीख से इसको मान लिया जाए। जैसे 2019 का संशोधन अधिनियम 10 जनवरी 2019 को पारित हुआ। 26 फरवरी 2019 को गजट नोटिफिकेशन हुआ और वो 1 अप्रैल 2019 से क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी क्या करता है, सेवाओं को पूरा नहीं करता, जिसके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं है, उसके लिए 1 अप्रैल 2015 से काउंटिंग की गई है। इसका मतलब कब से माना जाएगा? 1 अप्रैल 2015 से विहित किया गया है, मतलब माना गया है। शब्द का सीधा अर्थ है कि हम किस अर्थ में उसको लेते हैं। जैसे किसी शब्द का हम अर्थ नहीं लिखते का, वैसे विहित शब्द का अर्थ है के रूप में माना गया, और कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा शब्द है, के रूप में माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली तो क्या होगी? कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर 25% आरक्षण दे होगा। आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर दे नहीं होगा। उसके बाद में है आरक्षण कक्षा 1 से 8 तक दे होगा। एक बार आरक्षण की शर्तें तोड़ देने पर दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण प्रारंभिक शिक्षा के लिए होगा, मतलब 8 साल के लिए होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है, धारा 12 की उपधारा सी, मतलब 3 जो उपधारा है उसमें यह कहा गया है कि जो पैसे प्राइवेट स्कूल बच्चे पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उन पैसों का धनी धोरी कौन होगा, उसको पैसे कौन देगा? तो जो पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, उनके लिए समस्त वित्त पोषण, क्या समस्त वित्त पोषण या भरण पोषण क्या करेंगे दोस्तों? समस्त वित्त पोषण या क्या भरण पोषण सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब तुम कहोगे कि साहब कितने पैसे पर स्टूडेंट दिए जाएं?
ठीक है, पर स्टूडेंट कितने पैसे दिए जाएं, इसका आंकलन कैसे करें। कि मान लीजिए स्कूल ने 98 बच्चों को क्या किया है, आरटी में प्रवेश दिया, तो उसको जितने भी टोटल बच्चे हैं हर साल का कितना पैसा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसकी गणना आरटी में जो 12C धारा है उसमें कही गई है। देखो हम क्या करते हैं, राजस्थान में कुल कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इनकी टोटल करते हैं। क्लियर है बात। मान लीजिए अभी है 64 लाख कुछ बच्चे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूं मैं। टोटल है 95 लाख आसपास बच्चे माध्यमिक शिक्षा में टोटल पढ़ते हैं। ये मुझे ऐसे पता है कि एक 26 अगस्त 2023 को मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी, गुड टच बैड टच, लड़कियों के लिए, गुड टच बैड टच। ठीक है, तो उसमें जो शासन सचिव महोदय थे डॉक्टर नवीन जैन साहब, वो हमें वो ले रहे थे। उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ क्या नहीं कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हो, आप 65 लाख बच्चों के माँ बाप की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं अगर आप ढंग से पढ़ा रहे हो तो। और 95 लाख बच्चे टोटल क्या है, माध्यमिक शिक्षा में इनरोल्ड हैं। चलो हमें उससे कितना कोई मतलब नहीं कितने बच्चे हैं, हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 तक कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। फिर उन पर टोटल कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 1 से 8 तक जितने टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, है ना, जितना भी खर्चा हो रहा है उन मास्टरों का पेमेंट, ठीक है, उन स्कूल का किराया, बिजली बिल, पानी का खर्चा, जितने भी खर्चे दिए जा रहे हैं ना, उन सबको टोटल जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उस पूरे कितने लाख करोड़ रुपए आते हैं उसमें टोटल छात्र संख्या का क्या दे देंगे, भाग। क्या दे देंगे, भाग। तो राज्य सरकार एक बच्चे पर कितना खर्च करती है, ये निकल आएगा कि नहीं आएगा। तो राज्य सरकार क्या कहती है कि सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर सरकार अब जो रेट है वो चल रहा है 12,750 रुपये। पूरे साल भर में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनके प्रत्येक बच्चे पर राज्य सरकार को कितना आर्थिक भार सहन करना पड़ता है, 12,750 रुपये। अब समझ में आ गई बात। मतलब टोटल पूरे 12 महीने का एक बच्चे पर सरकार सरकारी सिस्टम में जो हमारे मतलब टीचर्स को पेमेंट देती है, स्कूलों में किराया, जो भी कुछ है, जितना भी खर्चा लगता है, सब बच्चों को गुणा करोगे 12,500 से तो बच्चों की संख्या भी आ जाएगी। अब समझाएगा। तो एक बच्चे पे कितने हैं, 12,750 रुपये। तो इसको लमसम मान लेते हैं, या तो 12.5 कर देंगे या कर देंगे 13,000 रुपये। ठीक है, तो सरकार कभी भी ऊपर वाली डिजिट नहीं देती, नीचे वाली देती है ना। कि ये होगा 12,750 है तो या तो वो 700 कर देगी या फिर वो 500 ही कर देगी, ऊपर नहीं देती है क्योंकि सरकार कम देती है पैसे। ठीक है, तो अब 12,500 रुपये पर स्टूडेंट दिए जा रहे हैं। अब जितने बच्चे होंगे उसको कर दो गुणा, और शिक्षा संकुल के आरटी शाखा है, शिक्षा संकुल जो ब्लॉक संख्या 4 है उसके नीचे वहां पर जमा करवाओ अपने बिल, और वो 2 महीने के अंदर क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, पैसा अकाउंट में चला जाता है। समझे बात। तो प्रत्येक बच्चे पर जितना राज्य सरकार एक सरकारी विद्यालय में एक बच्चे पर जितना व्यय भार करती है उसके गुणज के रूप में प्रत्येक स्कूल को क्या मिलता है, आर्थिक लाभ दिया जाता है। क्योंकि सरकार ये कहते हैं कि हम सरकारी सिस्टम चलाते हैं और हमारे सरकारी सिस्टम में जो पैसा खर्च होता है वो कितना होता है कि भाई हम मान लीजिए 12,000 रुपये तो महीने के 1,000 रुपये हुए हमारे पास, तो 1,000 महीने आपको दे देंगे, आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, उसके बदले में आपको पैसे। अब कई स्कूल जो नहीं चलती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चलती हैं, तो राजी होकर क्या देती हैं, एडमिशन देती हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जिनकी पेमेंट क्या है, 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए है ना। जैसे ये आपके जयपुर में है 3-4 स्कूल, क्या पता नहीं कौन कौन सी है ना, जो भी है छोड़ो, है ना, अपने को क्या मतलब है। तो उन स्कूलों के अंदर 2-2, 2.5 लाख रुपए फीस है। अगर वो 2 लाख रुपए फीस को 12,500 रुपये में, सरकार तो कहेगी 12,500 रुपये ले, सरकारी रेट है, डीएलसी रेट, मतलब हम 12,500 देंगे। तो वो आनाकानी करते हैं कि किसी न किसी कारण से क्या नहीं किया जाए, हमें इनको परमिशन न दें, बच्चे को पढ़ाए नहीं। कुछ अभिभावक बहुत तेज होते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ से सीट ले ही लेते हैं,
ये बात समझे। हैं ऐसे केस हैं जो महारानी कॉलेज है, ये काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, एक पता नहीं यार उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, काफ़ी बड़ी कनोडिया वडिया तो नहीं है, तो हम सरकार वाले समेट देते हैं उनको तो नहीं, अरे ये सुबोध प्रबोध नहीं, वो जो यार ध्यान नहीं यार आ जाएगा बता दूँ, काफ़ी बड़ी है, महाराजाओं की स्कूल है, और तो उसके अंदर वो छोड़ो ना उसको, हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ, अपने इससे संबंध नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी स्कूल है, उसकी फीस वगैरह बहुत ज्यादा है ना, तो अब वो फीस ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, क्या 12,500 में हम क्या खाएंगे, तो मना करते हैं। तो क्या करते थे, अब जैसे 13 तारीख को क्या होगी, आरटी की लॉटरी निकलेगी, तो वहां अगर वो नहीं देंगे ना तो कोर्ट में चले, सब हमारे बच्चे का एडमिशन बताओ किस नॉर्म्स के आधार पर नहीं हुआ, कारण पूछ लेंगे। और आजकल रुपये 10 लगते हैं आरटीआई लगाने के, है ना, और अच्छे अच्छे से अधिकारी नीचे नीचे काम करके देता, भाई साहब ये ले मैं काम करके दूंगा। आरटीआई इतना गजब का हथियार है, अगर आप छोटी सी भी, अगर आप किसी के बारे में सोचना चाहते हैं ना, तो आप एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लो और साहब यही चाहिए, है ना। बस आजकल इतना कर दिया है कि अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो फोटोकॉपी के पैसे क्या लगेंगे, आपके खुद के लगेंगे। हमारे रिकॉर्ड मांगा था अभी, है ना, तो एक पता नहीं कोई किसका हुआ आदमी था, उसने पूरे ऑफिस का रिकॉर्ड मांग लिया, 10,000 फोटोकॉपी। मैंने कहा 20,000 रुपये पहले जमा करा, उसने फिर लिख के दे दिया कि मुझे सूचना प्राप्त ही नहीं करनी, क्योंकि उसको कोई मतलब तो था नहीं, वो तो मजे लेने के लिए कर रहा था। तो 10,000 फोटोकॉपी के 2 रुपये के हिसाब से कितने कर दिए, 20,000। पहले 20,000 रुपये दे, हम तो सूचना दे देंगे। उसको पता था ये देगा नहीं, क्यों देगा वो, तो हमने लिखवा लिया कि मैंने सूचना प्राप्त करने से शहर से स्वीकार मना किया, और साइन करवा के फिर हमने केस को रफा दिया। तो आरटी के अंदर, ये तो आरटी है, आरटीआई के अंदर आदमी किसी भी सूचना को ले सकता है, और बड़े बड़े स्कूलों को कोर्ट में घसीट लेते हैं लोग। तो बड़े बड़े स्कूल तो ये चाहते हैं कि आरटी की धारा क्या हो जाए, 12 बंद हो जाए, लेकिन इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे स्तर पर लाभ भी हो रहा है, ठीक है। बहुत गरीब परिवार के बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूलों में क्या पढ़ भी रहे हैं, और सुविधा भी मिल रही है, ठीक है। तो ये है दोस्तों धारा 12, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कि कक्षा धारा 12, वे निजी संचालक अपनी कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% सीटों पर क्या देंगे, निर्धन वर्ग के बच्चों को आरक्षण देंगे। इसकी शर्तें क्या हैं, ये मैंने यहाँ पर समझाया था, ठीक है। क्या जैसे 2017 में कक्षा क्या थी, प्रथम, ठीक है, तो 100 बच्चों में से 25 बच्चों को आरक्षण, 25% को आरक्षण दिया, तो कितने बच्चों को दिया, 25 को। यहाँ पर कक्षा पहली 18 में पहली आई, 80 थे, उनमें से कितनों को दे दिया, 20 को। 11 को नहीं, 13 को खुलेगी भाई, 11 को तो संडे है शायद, शनिवार है ना, शनिवार है, तो शनिवार को तो ऑफिस बंद रहता है। पहले 1 को खुलने की थी लॉटरी, अब 13 को खुलेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बताओ आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर दे होगा या पूरे स्कूल की छात्र संख्या पर? कक्षा प्रथम की, अभी मना किया था, नहीं मत पूछो। अरे जिसकी आय वर्ग कम है, 1 लाख रुपए से क्या है, आय वर्ग कम है, ठीक है, उसको हम निर्धन वर्ग में मानेंगे। अब इसमें SC ST का ही बच्चा नहीं है, अगर स्वर्ण आरक्षित वर्ग है वो भी बच्चा क्या कर सकता है, आरटी में पढ़ सकता है। इसीलिए तो SC ST OBC के प्रावधान को क्या किया गया, हटाया गया, क्योंकि भाई साहब गरीब तो स्वर्ण जाति का बच्चा भी हो सकता है, इसलिए विरोधाभास था। तो पहले तो 2012 तक तो ये क्या था, SC ST OBC के निर्धन वर्ग के बच्चे थे, और अब दे दिया है कि कोई भी जाति वर्ग का बच्चा हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, BPL कैटेगरी में होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब ब्राह्मण का बच्चा है, राजपूत का बच्चा है, उसको तो प्रवेश मिलेगा, नहीं, वो भी गरीब हो सकता है, तो उसको भी अधिकार है आरक्षित वर्ग के बच्चों में पढ़ने का, ठीक है। तो वो आरक्षण एक ही नाम दे दिया, कौन सा, निर्धन, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं रखी गई है। अब वो चाहे SC का हो, निर्धन होना चाहिए, चाहे ST का हो, और चाहे स्वर्ण जाति का होना चाहिए, जनरल जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। पहले था ऐसा, 2 साल रहा, फिर इसका विरोध हुआ कि भाई गरीब बच्चा तो किसी भी जाति का हो सकता है, तो उसको अधिकार नहीं है कि शिक्षा का, इसलिए फिर इस अधिकार को रखा गया। नहीं, कैटेगरी को वरीयता नहीं दी जाएगी, लॉटरी निकलेगी। छोटे बच्चे को हाथ दिलवाते हैं, एक कांच का बर्तन होता है या घड़े में डाल देते हैं, पर्चियां बना के सारी, और फिर बच्चा निकालता जाता है, उसका नाम बोल देते हैं। लॉटरी तब निकाली जाती है जब बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे होते हैं, वरना अगर कम संख्या में बच्चे हों तो जो बच्चा नॉर्म्स को पूरा करता हो उनको ले लिया जाता है।
अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग सिफारिशें लगवाते हैं इसके लिए तो स्कूलों में कि यार हमारे का करवा दो एडमिशन, तो फोकट में बढ़िया एजुकेशन मिल रही है, 70-80 हज़ार रुपये फीस लग रही है, वहाँ 12,000 रुपये में काम चल रहा है। ठीक है ना, तो वो तो निकल 12-12,500 लास्ट है। कोरोना के टाइम पे ज़्यादा हो गई थी 18,000 रुपये। क्यों? कोरोना के टाइम पे मैक्सिमम बच्चे कहाँ पढ़ने लगे थे? सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे थे। सरकार तो छात्र संख्या क्या गई? बढ़ गई, तो खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो जो खर्चा बढ़ा तो उसी को अनुपात में उनको देना पड़ा। भाई ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो खर्चा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा खर्चा होगा तो अनुपातिक रूप से दर क्या हो गई? बढ़ गई, तो पैसे दिया। फिर कोरोना के बाद अब 2022 के अंदर उस रेट को वापस कम किया है। ठीक है, अब लिखो बेटा धारा 8। किसको वापस समझाऊं? चलो देखो भाई, देखो बेटा, कक्षा 2017 का सेशन है। मैंने इसलिए लिया कि 17 से 25 तक कितने हो जाएंगे? 8 साल हो जाएंगे। ठीक है, 2017 में पहली क्लास जानते हो? एक पहली कक्षा। ठीक है, उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन लिया? 100 बच्चों ने। उनमें से 25 बच्चों को आपको क्या देना है? आरक्षण। और ये जो आरक्षण एक बार दे दिया ना, अब ये आरक्षण 8 साल तक मिलेगा। तो यही बच्चे कब तक पढ़ेंगे? कक्षा 8 तक पढ़ेंगे, 8 साल के लिए मिलेगा। अब इधर से कक्षा में चाहे बच्चे कम हो और चाहे बच्चे ज्यादा हो, भाई साहब इन 25 बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये तो 8 साल की शिक्षा प्राप्त करेंगे। मोटा मोटी बात यही है कि चाहे छात्र संख्या क्या हो? कम हो, और चाहे छात्र संख्या क्या हो? ज्यादा हो। एक बार इस जिस कक्षा में आरक्षण मिल गया ना, और कौन सी कक्षा में आरक्षण मिलेगा? पहली में। तो वो आरक्षण कहां तक जाएगा? अब 2017 में आरक्षण मिला है वो कहां तक जाएगा? और 2018 में आरक्षण मिला वो 2026, और 2019 में आरक्षण मिला वो 2027 तक। तो हर 8 सालों के लिए मिलेगा कि नहीं? हर बच्चे जो भी आरक्षण प्राप्त करेगा उसको 8 साल का आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहली कक्षा से लेकर 8 साल तक जाएगा। बीच में आरक्षण की शर्तें नहीं जोड़ी जाती हैं। बीच में ऐसे तो कोई बच्चा छोड़ के चला जाएगा, कोई बढ़ा देगा, कोई कम कर देगा, सरकार मना करती है नहीं। एक बार पहली कक्षा में आरक्षण दे दो, और उस बच्चों को फिर कहां तक दो? 8 साल तक। 8 साल तक पढ़ेगा तो उसकी पूरी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क होगी कि नहीं होगी? इसके बदले में सरकार क्या देती है? प्राइवेट स्कूलों को पैसा देती है। यहां तक क्लियर है? अब डाउट कहां है ये पूछो बेटा। हाँ बेटा 25 सीटें नहीं, मैंने अभी क्या बताया था? देखो 100 पे कितना? 25% कितनी? तो यहां पर 80 का 25% कितना है? तो यहां 20 रिजर्व किया है कि मैंने 25 है? 20। 80 का नहीं, कक्षा 2 है। वो कक्षा 2 कौन सी है? ऊपर वाली है। इसमें कितने बच्चों को आरक्षण दिया? तो मैं ये कह रहा हूं चाहे छात्र संख्या कम हो चाहे छात्र संख्या ज्यादा हो, आरक्षण कितनों को मिलेगा? ये प्रतिशत तो इधर है, ये तो छात्र संख्या है। अब तो कंफ्यूजन मैंने बता के भी गया हूं यहां पर कि भाई साहब चाहे छात्र संख्या क्या हो? कम, और चाहे छात्र संख्या क्या हो? ज्यादा, लेकिन आरक्षण जो कक्षा 1 में दे दिया ना वही रहेगा। तो यहां पर ये नहीं है, 25% नहीं है। ठीक है, यहां पर आरक्षण वही रहेगा। क्या हो गया? छोड़ दिया? मैंने पकड़ा ही नहीं था। ठीक है, हाँ चलो अब ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलो, रुको भी। हाँ हाँ, सारी चीजें फ्री, टोटल गवर्नमेंट सप्लाई करती है बुक्स। और अगर बच्चे को सप्लाई नहीं, सुनो मेरी बात, क्या होता है, अगर सप्लाई नहीं की जाती है तो सरकार को पैसा देना पड़ता है। स्कूल वाले इसको देंगे, स्कूल वाला इसका बिल सरकार से लेता है। जितनी भी एजुकेशन पे जितने भी खर्चा आएगा वो टोटल खर्चा कौन देगा? सरकार देगी। हाँ, उसके बुक्स का खर्चा भी सरकार देती है। बुक्स का खर्चा भी सरकार देती है, बस उसमें 2 चीजें नहीं मिलती, एक तो दूध नहीं मिलता और एक खाना नहीं मिलता। वो सरकारी स्कूलों में मिलता है, मिड डे मील का राशन नहीं मिलता, और एक पाउडर वाला दूध नहीं मिलता। मास्टरों की मौज हो रही है, बढ़िया वाली कॉफी बनाते हैं दोपहर में ड्राइव पे, और अच्छा सा डांग। कुछ जहाँ ज्यादा स्कूल में दूध बच जाता है तो वहाँ क्या करते हैं, वो उसका
पनीर बना लेते हैं, दही जमा के पनीर बनाते हैं। या तो कुछ लोग मतलब ऐसे ऐसे रिसर्च बताए मैडमों ने कि सर हम तो जो दूध ज़्यादा बच जाता है उसी का क्या बनाते हैं, ये जो ये अलवर का क्या फेमस है, कलाकंद, है ना, तो वो बना देते हैं। दूध किया, उसमें नींबू वगैरह डाला, वो फट गया, उसको जमा के बच्चों को खिला देते हैं। कुछ ऐसे महारथी भी होते हैं जो दूध को साथ ही ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार तो उनको कई बार से जाते हैं ना स्कूल से, तो काफ़ी सारे स्कूलों में दूध ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बच्चे, गांव के बच्चे जब देसी दूध पी के आते हैं तो वो पाउडर वाला दूध अच्छा नहीं लगता है, तो कई सारे बच्चे नहीं पीते हैं, तो दूध की मात्रा बच जाती है। अब बेचारे टीचर के गले की फांस बन गया है, वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जाते ही हम लोग करेंगे क्या, दूध की मात्रा चेक करेंगे कि ज़्यादा है कम है, ठीक है। अब मात्रा कम करेंगे तो उसके पास जवाब नहीं होता है, तो मैं तो चला के उनको इलाज बता के आता हूँ, या तो बच्चों को दही जमा दो, या इनका रायता बना दो, या कुछ भी बना दो, चाहे इसकी खीर बना दो, लेकिन इसको समेट दो, ये ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, छोटे बच्चों का जो गरीब बच्चे का राशन है उसमें कभी ईमान मतलब बेईमानी मत करना, क्योंकि ये बहुत गुणा में ज़्यादा निकलता है, किसी न किसी माध्यम से वो पैसा निकलेगा। तुम लोग भी टीचर बनो तो एक तो पोषाहार पर नीत मत रखना, है ना, और एक दूध, हालांकि दूध की मात्रा को तो अगले साल से दूध को तो क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, इसकी शर्तें होती हैं एडमिशन की, 20 से 25 किलोमीटर नहीं, पहले गांव, फिर वार्ड, फिर ब्लॉक, उसके बाद में जिला, ऐसे होते। यहाँ ये शर्तें नहीं होते। लिखो, लिखे, क्या है, पैसे लेते हैं तो सीबीओ कार्यालय में एक शिकायत पेटी का होती है, वहाँ शिकायत डालो, उसकी जांच होती है। फिर हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो उसको काम के लिए, वही काम के लिए जाते हैं। लिखो भाई, धारा 8, धारा 8 देखिए, केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के अधिकारी वर्ग के, केंद्र सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं, केंद्र सरकार के अधिकारी वर्ग के, ठीक है, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है, दायित्वों का उल्लेख है, ठीक है। फिर लिखें धारा 9, वो लिखवाएंगे बाद में, दोनों को इकट्ठा करवा के लिखवा देंगे साथ में। भाई क्या क्या दायित्व है ना, वो फिर यहाँ लिखवा देंगे, दोनों के सेम ही दायित्व हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं मिलजुल कर, ठीक है। तो लिखें धारा 9, राज्य सरकार के प्राधिकारी वर्ग, राज्य सरकार के प्राधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्व है, के अधिकार एवं दायित्व है, ठीक है। अब नोट डाल के लिखेंगे एक चीज, केंद्र व राज्य अधिकारियों के दायित्व है, केंद्र व, बेटा 68:32 तो कभी की देन चली गई इस धारा 7 में, अब 68-32 नहीं है। पहले जो बना था तो 65-55 का था, फिर 60-40 का हुआ, फिर 68-32 का हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस वर्तमान में क्या है, 60-40 का है। ओके, ये सवाल पूछा था किसी ने, वो बता दिया, ठीक है।
उसके बाद लिखें केंद्र व राज्य सरकार राज्य अधिकारियों के दायित्व, और उसमें पहला लिखें के दायित्व। दायित्व लिखें कक्षा 1 से 8 तक की, कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को, कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करना, प्रारंभिक शिक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। फिर लिखें 100% नामांकन दर हासिल करना, 100% नामांकन दर हासिल करना, 100% नामांकन दर हासिल करना, तथा 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, उपस्थिति सुनिश्चित करना। ओके। फिर लिखें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना। फिर लिखें निर्धन एवं असुविधाग्रस्त, निर्धन एवं क्या, असुविधाग्रस्त बच्चों के अधिकारों की, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना, बच्चों के अधिकारों की क्या करना, सुरक्षा करना। फिर लिखें समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया, समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना, समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना। अब ध्यान से सुने, एक होता है राष्ट्रीय कैलेंडर और एक होता है राज्य कैलेंडर। ठीक है, शब्द आता है एक सीवीरा, सीवीरा का मतलब है शिक्षा विभाग राजस्थान। तो जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं वो पूरे देश को देखकर बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को हल्का सा फेरबदल किया जाता है राज्य स्तर पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब काफ़ी, आप जैसे आज का टेम्परेचर 45 है, लेकिन ये 45 टेम्परेचर क्या वहाँ का है, क्या जम्मू कश्मीर का है क्या, या हिमाचल का है क्या? इसका मतलब हर राज्य की भौगोलिक दशा क्या है, अलग अलग। तो एक तो बनता है राष्ट्रीय कैलेंडर जिसमें राष्ट्रीय अवकाश होंगे, और एक बनता है भाई साहब राज्य की भौगोलिक दशाओं के अनुसार कैलेंडर। जैसे अगर आप अपने अखबार में देखा हो तो झुंझुनू के कलेक्टर ने स्कूलों का टाइम सुबह 7:30 से लेकर 10 बजे तक का कर दिया है, 11 बजे तक का। ठीक है, तो ये कह दिया कि भाई साहब आओ बच्चे, ठीक है बच्चे आएंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, जो भी दूध है वो पिएंगे, जो भी राशन मिला खाया, और जयराम जी गुरुजी लेट जाएंगे, वो 1 बजे जाएंगे। किया कि नहीं किया? इसका मतलब ये राज्य स्तर पर जो कैलेंडर था उसमें फेरबदल किया कि नहीं किया? तो 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर और राज्य कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य को क्या करवाना, सुनिश्चित करवाना। तो लिखो नेक्स्ट, राष्ट्रीय एवं स्थानीय कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय एवं
स्थानीय कैलेंडर के अनुसार शिक्षण व्यवस्था को संचालित करना, शिक्षण व्यवस्था को संचालित करना, शिक्षण व्यवस्था को क्या करना, संचालित करना। फिर लिखें धारा 4 के अनुसार, आप लिखो समझ में आ जाएगा तुरंत, जैसे पूरी लाइन होगी तब। धारा 4 के अनुसार, धारा 4 में क्या था, बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का काम, समझ आई बात। तो वहां पर क्या लिखा था, स्थानीय प्राधिकारी समुचित और समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का क्या करेगा, प्रयास। तो अब वो उसका दायित्व है कि नहीं है, तो लिखें धारा 4 के अनुसार बालक को, धारा 4 के अनुसार बालक को मुख्य धारा में जोड़ना, बालक को मुख्य धारा में जोड़ना। क्लियर। और इसके साथ साथ लिखें कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम को, कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करना, कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम को क्या करना, सुचारू रूप से संचालित करना, सुचारू रूप से संचालित करना। ये कर्तव्य हैं राष्ट्रीय और जो राज्य स्तर पर जो अधिकारी वर्ग होता है उनके ये दायित्व हैं। क्लियर है। अब उसके बाद में लिखो धारा 10। धारा 10 लेकिन इसके अंतर्गत माता पिता के अधिकार, इसके अंतर्गत माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है, माता पिता के अधिकार एवं किसका, दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद लिखें धारा 11, धारा 11 जो नॉर्मली होते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ये नॉर्मल माँ बाप का भाई ड्यूटी तो पता ही है क्या करना है, बच्चे को टाइम पे स्कूल भेजना, खाना खिलाना, मानसिक शारीरिक पृष्ठ पोषण देना। फिर लिखें धारा 11, धारा 11 देखें, इसमें आयु वर्ग, इसमें आयु वर्ग 1 से 6 वर्ष, इसमें आयु वर्ग क्या, 1 से 6 वर्ष, ओके, बचपन की देखभाल, 1 से 6 वर्ष क्या, बचपन की देखभाल, बचपन की देखभाल की समस्त व्यवस्था का, बचपन की देखभाल की समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व निर्वाह, उत्तरदायित्व निर्वाह, ठीक है, सरकार द्वारा किया जाएगा। समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व निर्वाह किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार द्वारा किया जाएगा। अब देखो मतलब सरकार क्या क्या नहीं करती बेचारी, है ना। 1 से 8 तक आपको पढ़ाओ, फ्री दो, खाना दो, किताबें दो, ड्रेस दो, दूध पिलाओ, फ्रूट खिलाओ,
हैं? ड्रेस भी देते हैं, है ना, 2 साल से ड्रेस दे रहे हैं, ओके। सारे काम करो। फिर 12वीं तक का सरकारी स्कूल में तो एजुकेशन क्या है, फ्री है। फिर बहुत सारी क्या है, छात्रवृत्तियाँ, है ना। फिर क्या देते हैं, रोजगार दो, है ना। अब माँ बाप क्या करता है, केवल पैदा करता है। क्यों न ऐसा किया जाए कि ये काम भी सरकार को दे दिया जाए। भाई इतना जब सारे काम ही कर रही है सरकार, है ना, तो एक इस काम के लिए भी बताओ कहाँ से। हाँ, फिर ये ऐसे दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये 2 बच्चे मेरे, है ना। ऐसे देखो, वैसे तो गोदनामा होता ही है, ऐसा नहीं आश्रम से मिलता है, लेकिन उनके लिए है कि जो नहीं चाहते कि हम क्या करें, बच्चे पैदा करें, है ना, तो वो ले सकते हैं ना। तो सरकार के पास एक एजेंसी और होनी चाहिए। आगे लिखो, आयु वर्ग की या बचपन की देखभाल का समस्त उत्तरदायित्व निर्वाह किसका होगा, सरकार का होगा, ठीक है। इसमें आंगनबाड़ी शिक्षा को भी जोड़ा गया है। लाइन पूरी करो आगे। फिर इसमें आंगनबाड़ी शिक्षा को भी जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी शिक्षा को भी जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी शिक्षा को भी जोड़ा गया है। क्लियर? हाँ भाई, बालवाड़ी और बालवाटिका 2 कॉन्सेप्ट हैं। हिंदी माध्यम के विद्यालय में बालवाड़ी और अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर बालवाटिका, 2 अलग अलग शब्द। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी तो एक ही बात है। बाल वाटिका केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में संचालित है, ठीक है। आगे लिखो। फिर क्या लिखेंगे, धारा 12। किसमें? केवीएस में नहीं होती, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उनके सारे नियम अलग अलग होते हैं। उनके प्रावधान ही अलग है ना। वो कि पहली बात तो आरटीएट केवी पे लागू ही नहीं है। मैं भी बता ही रहा हूं ना, इसमें नाराज क्यों हो रही है भाई? इसने पूछा, मैंने बता दिया, तो इसने कहा सर मैं तो पूछ ही रही हूं, तो मैंने कहा मैं भी बता ही रहा हूं। लिखो धारा 14, धारा 12 लिखो। इसके अनुसार है? अरे यार दादा, शिक्षा नीति पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, है ना। 3 से 6 वर्ष होती, बता दूंगा ना, जान मत ले, रुक जाएगा। अरे तो बालवाड़ी यहाँ है नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्ट्रक्चर ही 3 साल से शुरू होगा। 5+3+3+4 वो स्ट्रक्चर समझा, उसमें बालवाड़ी आएगी। तो जहाँ जगह होगी वहां बताऊंगा ना, क्या दिक्कत है, जहाँ व्यवस्थित होगी वहां पर। नहीं छोड़ दिया, पकड़ नहीं रखा है। लिखो बेटा, ऐसे सवाल मत पूछो जिससे कि फालतू का डाइवर्जन हो। मैं एक चीज ध्यान रखना, ये चीजें मुझे काफी सालों से मैं कर रहा हूं, तो मुझे पता है तुम क्या क्या पूछोगे। तो जहां सिलेबस है वहां पर वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ, उनको थोड़ा शांत रखो, ठीक है। हाँ, आगे काम आएगा, कहीं और दौड़ाना। देखो धारा 12, इसके अनुसार समस्त निजी विद्यालयों को, इसके अनुसार समस्त निजी विद्यालयों को आदेशित किया जाता है। इसके अनुसार समस्त निजी विद्यालयों को, ठीक है, आदेशित किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की लिखना, कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का, कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% सीटों पर 25% सीटों पर
ठीक है। निर्धन या दुर्बल वर्ग, निर्धन या दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु, दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु, ठीक है, आरक्षण प्रदान करेंगी। आरक्षण प्रदान करेंगी। क्लियर। उसके बाद देखें, देखो धारा 2 की धारा 14 और धारा उपबंध 1 में कैसे हैं बेटा? सरकारी विद्यालय हैं। तो इन सरकारी विद्यालय में तो आरक्षण कितना प्रतिशत है? 100%। कितना है? 100%। उसके बाद में धारा 2, 14, 2 व 4, क्योंकि जो विनिर्दिष्ट विद्यालय उनको अलग रख देंगे, उनके अलग प्रावधान है। तो धारा 2, उपधारा 14, उपबंध 2 और 4 अनुदानित संस्थाएं और कौन से प्राइवेट स्कूल, इनमें आरक्षण कितना प्रतिशत है? 25% है। ये दो चीजें लिखो, लिखें। इसके अंतर्गत, हाँ नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करें। इसके अंतर्गत धारा 2 उपधारा 14, धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 1 के अनुसार, ठीक है, 1 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में 100% निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निशुल्क शिक्षा का क्या है? प्रावधान है। निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, धारा 2 उपधारा 14, धारा 2 उपधारा 14, ठीक है, उपबंध 2 व 4 के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों के अंतर्गत कौन से? अनुदानित विद्यालयों एवं प्राइवेट विद्यालयों में, एवं क्या? प्राइवेट विद्यालयों में 25% आरक्षण का प्रावधान है। 25% क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। 25% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखेंगे बेटा ये वाली शर्तें कि आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर दिया जाएगा, आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर नहीं दिया जाएगा। फिर आरक्षण कक्षा 1 से 8 के लिए दिया जाएगा, आरक्षण 8 वर्ष के लिए दिया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर पुनः आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये शर्तें लिखेंगे। लास्ट में नोट डाल के जो धारा 12 की उपधारा सी है उसमें अपन समस्त वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो भार प्रतिशत है वो कुल छात्र संख्या बटा कुल व्यय के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो वो आपको मैं लिखवा दूंगा। तो पहला लिखें आरक्षण की शर्तें, हेडिंग क्या डालोगे? आरक्षण की शर्तें, आरक्षण की शर्तें।
क्लियर? लिखें, बोलो बेटा। हाँ, थोड़ा सा ऐसे रह सकते हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कसम से। आप पहली बात तो मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, पहली बात ध्यान रखो। और इसमें गलत लाइन बोल दी क्या? दूसरी बात है, मतलब ये एक आप इस चीज़ को समझो, ये अभी बेटा ये समझने की उम्र है, इस चीज़ को ढंग से समझो। मैं अच्छा, तुम कैसे भी करोगे तो मेरे पे कतई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ऐसे कैसे रहता हूँ, न मैं परेशान होता हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फिट आदमी हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरा हमेशा मुझे मेरा रोल पता होता है, मेरी यही उम्मीद रहती है कि कैसे न कैसे करके एडजस्ट हो जाए चीज़ें और पढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है। और क्योंकि सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो हमेशा इसी बात पर फोकस करता है कि हाँ कैसे न कैसे एडजस्टमेंट को वापस लाया जाए और कक्षा में साम्य स्थापन हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा। अच्छा, इसका बेनिफिट भी होगा, चीज़ें ढंग से क्लियर हो जाएंगी तो बेनिफिट होगा। अगर अटक गया ना मामला तो करते रहे धारा 214 धारा 214 धारा फिर वो मामला घूम जाएगा पूरा। हाँ, आगे लिखो, आरक्षण, पहली शर्त लिखो बेटा, आरक्षण कक्षा प्रथम की, आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर देय होगा। आरक्षण कक्षा प्रथम की आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर देय होगा। लिख लिया? नंबर 2 लिखें, एक तो हो गया ना, दूसरा लिखें, आरक्षण विद्यालय की, आरक्षण विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर देय नहीं होगा। तुम तो कहते हो कि साहब 8वीं क्लास में ज्यादा बच्चे बढ़ के ज्यादा को दे दो, नहीं, आरक्षण क्या विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर देय नहीं होगा, देय नहीं होगा। लिख लिया? फिर लिखें, आरक्षण 8 वर्ष के लिए लागू होगा। आरक्षण क्या होगा? 8 वर्ष के लिए लागू होगा। 8 साल के तो लागू होगा ना, आरक्षण 8 वर्ष के लिए लागू होगा, ठीक है। फिर लिखें, आरक्षण कक्षा 1 से 8 तक लागू होगा। आरक्षण कक्षा 1 से 8 तक लागू होगा, ओके। फिर लिखें, नेक्स्ट लिखें, एक बार आरक्षण का, एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर, एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर, ठीक है, उसी विद्यालय में या किसी अन्य विद्यालय में, उसी विद्यालय में या क्या किसी अन्य विद्यालय में क्या होगा? आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे उसी स्कूल में वापस आ जाए ना तो भी नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर उसी विद्यालय में या अन्य विद्यालय में आरक्षण नहीं मिलेगा या लाभ प्राप्त नहीं होगा, ओके। फिर डाले नोट,
कितने का भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। 2000 का मैडम बंद हो गया। आरबीआई में जाना पड़ता जमा करवाने के लिए भी। नोट डाल के लिखो बेटा, लिखें आरक्षित वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित वर्ग के बच्चों हेतु समस्त वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय में एक बच्चे के लिए पूरे वर्ष भर तक पूरे वर्ष भर तक जितनी राशि खर्च की जाती है, उतनी ही राशि प्राइवेट स्कूल को एक बच्चे के एवज में एक बच्चे को मुझे देना बेटा, मैं भी बोलता हूँ। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय में एक बच्चे के लिए पूरे वर्ष पर जितनी राशि खर्च की जाती उतनी ही राशि, क्या लिखा, एक प्राइवेट स्कूल को एक बच्चे के एवज में दी जाती है। उतनी ही राशि प्राइवेट स्कूल को एक बच्चे के बदले में लिख लो या एवज में दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई फर्क पड़ता है भाई ना, अच्छा लगता है। अच्छा, तुम फेरों में मत कर ले, लेकिन हो है ना, ससुराल वाले सोच लेंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी चुनने में, है ना। फिर लिखो बेटा धारा 13, एक है धारा 14 और एक है धारा 15, 13, 14 और 15। ठीक है, अब ध्यान दें, धारा 13 में बालक की प्रवेश प्रक्रिया है, और प्रवेश प्रक्रिया के लिए मैंने एक शब्द लिखा था कल आपको, कौन सा शब्द बेटा, अनुवीक्षण। अब समझ आ गई बात। तो धारा 13 में बालक की अनुवीक्षण प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इसका मतलब है प्रवेश प्रक्रिया को, क्या है, प्रवेश प्रक्रिया को शामिल किया गया। और इसमें यह बात कही गई है कि बालक के प्रवेश के समय बालक से किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क, अरे रुको, किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क और किसी भी प्रकार का कोटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये होगी धारा 13। क्लियर? हाँ,
विनिर्दिष्ट में नहीं होगा, कोई विशेष खास, वो उनका जैसे सैनिक स्कूल है, उनका निर्माण ही विशेष रक्षा सेवा में जो काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए किया गया है, तो स्पेशल टाइप ऑफ स्कूल हो गए। तो वहाँ अगर आप 25% आरक्षण को देने लग जाओ तो फिर उन बच्चों का क्या, क्योंकि उनको अलग से ही आरक्षण दिया गया है। जो आर्मी और नेवी में जिनके लोग सेवा करते हैं उनके बच्चों के लिए है वो स्कूल, इसीलिए तो उनको खास स्कूल, अगर वो ऐसा होता तो फिर उनको उन्हीं को प्राइवेट स्कूल लिख देते हम। ठीक है, उसके बाद है बेटा धारा 14। धारा 14 क्या कहती है कि अगर कोई, पीछे ध्यान दे ले भाई, धारा 14 ये कहती है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आता है और उसके पास कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है और वो आ गया कि साहब मुझे पढ़ाओ, छोटा बच्चा आ गया, राजकुमार आ गया, लाला आ गया, और भाई अमो को तो पढ़नो है, अब तुम जानो तुम्हारो काम जानो, अमो को तो एडमिशन दो। ठीक है, अब बच्चा आ गया तो आप बच्चे को वापस नहीं भेज सकते। तो धारा 14 ये कहती है कि दस्तावेजों के अभाव में बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। अब बच्चा आ गया, अब क्या करो आप, उस बच्चे को अस्थायी प्रवेश दे दो। पहली बात तो ये तय नहीं है कि वो बच्चा तुम्हारे यहाँ टिके नहीं टिके, मन लगे नहीं मिले। ठीक है, अब 2-3 दिन देखो वो बच्चा आ रहा है तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे फिर अपने दोस्त बनाएगा, फिर वो उनके साथ घूमना शुरू करेगा। ठीक है, अब इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है, उसका मन लगे ऐसे काम करने हैं। उसको टीवी दिखाओ, स्कूलों में टीवी है आजकल, उसको अलग अलग गेम्स खिलाओ। ठीक है, बिस्किट है या टॉफ़ी है, ऐसा कुछ देते रहो ताकि उसका 2-3 दिन क्या लग जाए मन। जब वो फ्रेंड बना लेगा अपने तो उसका मन क्या हो जाएगा, अब आपको लगता है कि बच्चा अब स्कूल के वातावरण के अनुसार एडजस्ट हो गया है। अब उसके माता पिता को बुलाओ स्कूल में और जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है तो ये आंगनबाड़ी से मिल सकता है, जन्म प्रमाण जन्म उसका हॉस्पिटल से मिल सकता है, या उस गांव के जन प्रतिनिधि या उस गांव के सरपंच के द्वारा अधो हस्ताक्षर करते हुए ये कह दिया जाए कि ये बालक इस तारीख को इस गांव में पैदा हुआ था, तो उसका मूल निवास मान लिया जाएगा, यही उसका मूल दस्तावेज काउंट किया जाएगा। तो धारा 14 ये कहती है कि दस्तावेजों के अभाव में किसी बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। बालक को पहले दशानुकूलित किया जाएगा, उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति की जाएगी और प्रवेश मान्य कर लिया जाएगा। क्लियर है? फिर आती है धारा 15। धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि का वर्णन है। क्या है? अंतिम तिथि का वर्णन है। ठीक है, प्रवेश की अंतिम तिथि मानी गई है 30 सितंबर। कितनी मानी गई बेटा? 30 सितंबर लास्ट प्रवेश तिथि मानी गई है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई विशेष कंडीशन हो तो वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकता है, वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकता है। अब आप कहोगे कि साहब 30 सितंबर ही क्यों रखी? ठीक है, उसका कारण है एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कार्यालय के द्वारा एक फॉर्मेट भरा जाता है जिसको बोलते हैं DCF, दैट इज डाटा कैप्चर फॉर्मेट। क्या होता है? डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरा कैसे जाता है? हम लोग ये डाटा कैप्चर फॉर्मेट कहाँ भेजते हैं? स्कूल्स में भेजते हैं। तो PS में भेज दिया और UPS में भेज दिया। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर को समझें आप। ये है ग्राम का सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इसमें कौन बैठता है बेटा? PEO। ठीक है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल रैंक का होता है। अब यहाँ से इसको समझ लो कैसे, क्या कारण है उसका ना, आगे मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ क्या है इसका? अब इसके अंतर्गत एक मान लीजिए गांव के 2 किलोमीटर दूर को ढाणी है। ठीक है, वहां एक PS स्कूल खोल दिया, जैसे आपके गांव में होगा आसपास स्कूल है कि नहीं है। ये मान लीजिए एक है, ये हो गया PS, दूसरा है ये UPS है एक, है ना, और एक और UPS है, ऐसे बना दिए। ठीक है,
हमने क्या किया, सीबीओ ऑफिस कार्यालय से, क्योंकि ब्लॉक पर सर्वे सर्वा मुखिया कौन होता है, सीबीओ ऑफिस कार्यालय, ब्लॉक संदर्भ केंद्र जो होता है बीआरसी, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मेट किसको भेजा, पीओ को, ठीक है। अब पीओ ये फॉर्मेट किनको देगा, बोलो, स्कूल को दे देगा। अब ये होता है 40 पेज का फॉर्मेट। इस 40 पेज के फॉर्मेट में विद्यालय संचालक जो है, एचएम जो उसका हेडमास्टर है, पीएस का चाहे यूपीएस का, वो स्कूल की ए टू जेड जो डाटा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी लड़कियां पढ़ रही, कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कौन सी जाति के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किस आयु वर्ग के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय में कितने कमरे हैं, विद्यालय में कितने टीवी हैं, कितने कंप्यूटर हैं, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था है या नहीं है, भंडार कक्ष है या नहीं है। तो चुनाव होते हैं तब उसको एक रेलिंग होती है ना, जिसको रैंप बोलते हैं, रैंप का निर्माण है या नहीं है, साइकिल निर्माण स्टैंड है या नहीं है ना, पोशार कक्ष है या नहीं है। तो ये सारी टोटल 40 पेज की पूरी एक बुकलेट बनती है। उस पूरी बुकलेट को या तो ऑफलाइन वो भर देगा या वो ऑनलाइन उसके कंप्यूटर पे खुल जाएगा, वो भर के दे देगा। अब जैसे वो भरेगा तो अब जो भी सूचनाएं भरी उसका नाम क्या है बेटा, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, जिसमें हमने डाटा को क्या किया है, कैप्चर किया, ऐसा एक प्रारूप है। आ गया। ये दिया जाता है 15 जुलाई के आसपास, और उसको भरना होता है उस व्यक्ति को कहां तक, 15 अक्टूबर तक। कहां तक भरना होता है, 15 अक्टूबर तक। उसकी वजह बताऊंगा मैं। ये भर दिया, और इसको भरने के बाद में ये जो स्कूल है वो किसको देगा, ये पीओ को देगा। पीओ देगा सीबीओ कार्यालय में। किस कार्यालय में देगा, सीबीओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हम लोग इसको पहुंचाएंगे सीडीईओ कार्यालय में, चीफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, सॉरी चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सीडीओ के पास भेज देंगे, ठीक है। सीडीईओ डीडी डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। क्लियर है बात। अब सीडीईओ इसको भेजेगा कहां पर, ये भेजेगा शिक्षा निदेशालय। कहां भेजेगा, मतलब बीकानेर। क्लियर है। और शिक्षा निदेशालय से ये जाएगा शिक्षा परिषद के पास में। कहां जाएगा, शिक्षा परिषद के पास में, एजुकेशन काउंसिल के पास में चला गया। अब शिक्षा परिषद से ये फॉर्मेट, ये सूचनाएं, देखो पीओ तो करेगा सारे गांव के स्कूलों की, ब्लॉक करेगा पूरे ब्लॉक के सारे स्कूलों की, फिर सीडीओ आ गया पूरे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक के स्कूलों की। आई बात समझे। और फिर डिस्ट्रिक्ट से सारी सूचनाएं कहाँ चली जाएंगी, शिक्षा निदेशालय बीकानेर। शिक्षा निदेशालय बीकानेर वापस कहाँ भेजेगा, शिक्षा परिषद जयपुर को। आ गया। शिक्षा परिषद जयपुर भेजता है इसको न्यूपा को। किसको भेजता है बेटा, न्यूपा। न्यूपा क्या है, यह है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, शिक्षा के प्रबंधन और योजना निर्माण के लिए एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये किसके अधीन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो ये न्यूपा क्या बनाएगी बेटा, जिस स्कूल में कितने बच्चे उसके अनुसार योजनाएं बनाएगी कि इस स्कूल को 2 कमरों की आवश्यकता है, 1 कमरे की आवश्यकता है, फर्नीचर की आवश्यकता है, टीवी की आवश्यकता है, लाइट बाथ की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। तो हमने सारे बच्चों की संख्या कहाँ भेज दी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। यस और नो, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई साहब 30 सितंबर तक जितने एडमिशन हो गए उनको एक संख्या को आइडियल संख्या मान लेंगे और उन संख्या को कहां भेज देंगे, दिल्ली तक। कहां तक भेज दी गई, दिल्ली। दिल्ली मतलब कहां पे भेज दी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस छात्र संख्या को आधार मानकर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करेगा और प्रत्येक स्कूल तक पैसे भेजेगा कि ग्रांट भेजेगा, किस स्कूल को कितने पैसों की आवश्यकता है। जहां पर अगर कमरा निर्माण की आवश्यकता है तो कमरा भेजा जाएगा, जहां पर अगर हो सकता है लेट बाथ की आवश्यकता है बच्चों को, है ना, तो वो क्या करेगा। क्या हो गया, दिमाग से पैदल आया मैं हूं। तो कमरा थोड़ी भेजेगा, सबको पता है कि उसके लिए पैसे भेजेगा।
तो यार कमाल, इतने थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है? मतलब अच्छा, ये किसको नहीं पता कि कमरा भेजेगा, कमरे के पैसे भेजेगा? भाई थोड़ा सा तो यार ध्यान रहे। मतलब तेरे को मौका चाहिए था कि कब टिकाऊंगा ना, टिका दिया। शकल से सिंसियर लग रहा है तो सिंसियर है तो वैसे रहे, है ना? हर आदमी में शामिल मत हो बेटा। कर रहे अब समझा के बेटा? देखो, डाटा कैप्चर फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, स्कूल की सूचनाओं को कहां से कहां भेज दिया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय उस छात्र संख्या को आधार मानकर उस विद्यालय के लिए शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन के लिए और योजनाओं का निर्माण करेगा। और भाई साहब, अब पीएस जो स्कूल था ना जिसने अपनी सूचना भेजी है, उसके लिए पता चला कि भी रमसा के माध्यम से या समसा के माध्यम से स्कूल में 2 कमरों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, या इतना फर्नीचर खरीदा जाएगा, या 2 क्या दे दिए इसमें कंप्यूटर कक्ष का निर्माण होकर कंप्यूटर बनेगा। ऐसी सारी योजनाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक आधारभूत संख्या तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई शायद 30 सितंबर तक जितने को प्रवेश होना होता है वो हो गए, उसके बाद में अगर होगा तो कोई 1-2 बच्चे का एडमिशन होगा, इसके अलावा सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रवेश ले लेते हैं। उस छात्र संख्या को क्या माना जाता है, आधार मानकर उस विद्यालय को ग्रांट जारी की जाती है। इसलिए इसकी तारीख क्या है, 30 सितंबर है, और डाटा कैप्चर फॉर्मेट को पूरा किया जाता है 15 अक्टूबर को। 30 तारीख तक के सारे डाटा आ गए, फिल करके 15 अक्टूबर तक हमारे पास आती है, हम सीडीओ को भेजते हैं, सीडीओ निदेशालय को, निदेशालय परिषद को, परिषद कहाँ भेजता है, दिल्ली को। ये इसका पूरी स्ट्रक्चर होता है, जो होता है वो सारा समझा दिया आपको। इसलिए इसकी तारीख क्या दी गई है बेटा, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। और अगर फिर भी बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे तो क्या करना है, प्रवेश बाद में भी लेना है, मान लीजिए किसी कोई अधिकारी है और उसका ट्रांसफर हो गया, कौन सा, नहीं ये अलग है, वो चीज़ अलग है। अब मान लीजिए अलग अलग योजनाएं हो तो उसका अनुपात बदल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसकी कोटा पोस्टिंग थी और उसकी कहाँ हो गई, दूसरे जिले के अंदर होगी, है ना, अजमेर चला गया, केकड़ी जिले में उसकी पोस्टिंग होगी। बाड़मेर कौन सा बुरा है यार, नहीं एक मिनट, बाड़मेर कौन सा बुरा है, केकड़ी कर लो ना, केकड़ी में क्या बुरी बात है, हाँ दूधू कर लो, ठीक है। मैं देखो एक बात है, इस नाम में कुछ तो छुपा हुआ है ना, सब बड़े बड़े प्यार से बोलते हैं ना दूधू, है ना। अब सुनो, आगे सुनो। अब मान लीजिए उस अधिकारी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब उसके बच्चे हैं, अब वो उसके जहाँ पोस्टिंग है उसके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो बेचारा स्कूल में बच्चों को तो पढ़ाएगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको वर्ष के बीच में भी क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रवेश की अंतिम तिथि नहीं माने होगी। सामान्यतः प्रवेश की अंतिम तिथि क्या होगी बेटा, 30 सितंबर तय होगी। पहले इनको लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, समय बचेगा तो पढ़ेंगे। आजकल वो क्या है कि सोनार बाबू तो बोलना बंद किया, आजकल बोलते हो बूबू। और मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगे। कई बार तो ऐसे सोशल मीडिया पर देखते ना भाई साहब, हो मतलब खुद लिखो लिखो बेटा लिखो, तुम्हें आगे लिखो। धारा 13 इसके अंतर्गत, धारा 13 इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुवीक्षण प्रक्रिया को, धारा 13 इसके अंतर्गत क्या, अनुवीक्षण प्रक्रिया को अपनाया गया है, अपनाया गया है, जिसमें बालक की, जिसमें बालक की प्रवेश प्रक्रिया को शामिल करते हैं, बालक की प्रवेश प्रक्रिया को शामिल करते हैं, प्रवेश प्रक्रिया को क्या करते हैं बेटा, शामिल करते हैं। कर दिया, ठीक है, लिखें, इसी में लिखना है।
प्रवेश के समय बालक से किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क या कोटेशन फीस, इसको क्वेश्चन मनी भी बोलते हैं, ठीक है, कोटेशन फीस नहीं ली जाएगी। प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और क्या, कोटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्लियर? अब एक तो अपनी तो धारा 2 में 14 पड़ी थी, अब मूल रूप से धारा 14। ओके, लिखो धारा 14। धारा 14 लिखें। इसके अनुसार यदि कोई बालक प्रवेश लेता है तो दस्तावेजों के अभाव में, यदि कोई बालक प्रवेश लेता है तो दस्तावेजों के अभाव में, मैं भी तो इंसान ही हूं यार, दस्तावेजों के अभाव में, ठीक है, प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा जब बालक दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा जब बालक विद्यालय में, हाँ इसी में और कॉपी में लिखना है, हाँ, जब बालक अरे ये बीच वाला, जब बालक विद्यालय में दशानुकूलित हो जाए, दशानुकूलित का मतलब वो सेट हो जाए वहां पर, है ना। जब बालक विद्यालय में क्या हो जाए, दशानुकूलित हो जाए तो, दशानुकूलित हो जाए तो बालक के अभिभावक से आवश्यक दस्तावेजों की, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति की जाएगी, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति की जाएगी तथा प्रवेश को निश्चित किया जाएगा। प्रवेश को निश्चित किया जाएगा। इसमें बालक की जन्म तिथि का निर्धारण, इसमें बालक की क्या, जन्म तिथि का निर्धारण लिखें, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जन्म मृत्यु, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, एक अधिनियम लिखवा रहा हूं, जन्म मृत्यु एवं विवाह, जन्म मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886
जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के तहत जन्म प्रमाण पत्र, इसमें जन्म तिथि का निर्धारण, जन्म, मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के तहत क्या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका जो वो बनता है ना मूल निवास जन्म प्रमाण पत्र है ना, वो किस अधिनियम के तहत बनता है वो लिखवाया यहाँ पर मैंने, ठीक है। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 के तहत जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी। क्लियर। फिर लिखें धारा 15, धारा 15 लिखें। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि, इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है। अंतिम तिथि क्या है? 30 सितंबर तय है। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में वर्ष पर्यंत, विशेष परिस्थितियों में क्या वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकता है, प्रवेश दिया जा सकता है, प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन 30 सितंबर 30 सितंबर अंतिम प्रवेश तिथि, अंतिम प्रवेश तिथि DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट, DCF, D फॉर डाटा, ठीक है, C फॉर कैप्चर, डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने के लिए, डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने के लिए आवश्यक सूचनाओं के संग्रहण हेतु, आवश्यक सूचनाओं के संग्रहण हेतु निर्धारित की जाती है। डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने के लिए आवश्यक सूचनाओं के क्या संग्रहण हेतु निर्धारित की जाती है, संग्रहण हेतु निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो ये होगी दोस्तों आपकी 15 धाराएं हो गई हैं आज। कल अपन करेंगे धारा 16। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने लिए ठीक ठाक समय निकाला। हाँ जी, एक सेकंड।